एक बार की बात है। राजा और रानी अपनी 1 साल की प्यारी बेटी के साथ वन में सैर करने गए। वो वन शांत, हरा भरा था और पक्षियों के मधुर संगीत से गूंज रहा था। राजा और रानी ने सोचा कि ये उनकी बेटी के लिए प्रकृति के करीब आने का अच्छा अवसर होगा। वन की सैर करते हुए उन्होंने एक सुंदर जगह देखी और वहां बैठकर आराम करने लगे। कुछ देर प्रकृति का आनंद लेने के बाद झाड़ियों के अंदर से राजा को कुछ महसूस हुआ। उन्हें लगा जैसे कोई जानवर हो। राजा ने रानी से कहा, रानी, मुझे लगता है झाड़ियों के पीछे कोई जानवर है। तुम यहीं मेरा इंतजार करना, मैं अभी उसका शिकार करके आता हूं। रानी ने सहमति में जवाब दिया, ठीक है महाराज, मैं आपका यही इंतजार करूंगी। कुछ देर बाद रानी को प्यास लगी। वो मन ही मन बोली, उफ, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है, किंतु ना जाने महाराज कब तक आएंगे। रानी बैठी बैठी राजा के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसे किसी के पानी पीने की आवाज सुनाई दी। वो सोचती हुई बोली, लगता है पास में कोई झरना या सरोवर है। एक काम करती हूं, आवाज तो पास से ही आ रही है, मैं खुद ही जाकर पानी पी आती हूं। पर बेटी को कैसे छोड़कर जाऊं? महाराज का भी अभी तक कोई अतापता नहीं है। बस अब और नहीं रुका जा रहा मुझसे, बहुत जोरों की प्यास लग रही है। एक काम करती हूं, बेटी को यहीं बिठा जल्दी से पानी पीकर आ जाती हूं। रानी ने बेटी से कहा, मेरी प्यारी बेटी, तुम यहीं बैठो, मैं झरने से पानी लेकर अभी आती हूं। और रानी बेटी को उसी पेड़ के नीचे बिठाकर पानी लेने चली गई। उसी समय एक भेड़िया उस रास्ते से बड़बड़ाती हुई गुजर रही थी। भेड़िया खुद से बोली, आज तो मेरा देह ही खराब लगता है, आज भूखे ही सोना पड़ेगा, आज कोई भी शिकार हाथ नहीं लगा है। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठी नन्ही सी बेटी पर पड़ी। भेड़िया खुशी से चिल्लाई, वाह वाह वाह, भगवान, तूने इस गरीब की सुन ली। बड़ा परेशान था मैं कि आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा, पर भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आज तो इंसान का मांस खाकर मजा ही आ जाएगा। भेड़िया दबे पांव बेटी के पास आई और उसे उठाकर वन की ओर ले गई। थोड़ी देर बाद रानी वापस आई और देखा कि बेटी गायब है। रानी चीख कर बोली, मेरी बेटी कहां गई? मैं तो तुझे यही बिठा कर गई थी। हे भगवान, ना जाने मेरी बेटी कहां चली गई। रानी रोते हुए जोर जोर से राजा को आवाज लगाने लगी, राजा जी, कहां हैं आप? जल्दी आइए, जल्दी आइए। देखिए, हमारी बेटी को कौन उठाकर ले गया है। रानी की आवाज सुनकर राजा तुरंत शिकार छोड़कर दौड़े चले आए। राजा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ रानी? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और रो क्यों रही हो? रानी ने रोते हुए कहा, महाराज, हमारी नन्ही सी बेटी को ना जाने कौन उठाकर ले गया है। राजा ने हैरानी से पूछा, ये क्या कह रही हो रानी? बेटी तो तुम्हारे पास ही थी, फिर बेटी गई कहां? रानी ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, महाराज, इसमें मेरी ही गलती है। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी थी। तभी पास से पानी की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा पास में कोई झरना या सरोवर होगा, मैं पानी पीकर जल्दी आ जाऊंगी। पर जब मैं पानी पीकर आई तो बेटी यहां से गायब थी। मुझे लगता है कोई जानवर हमारी बेटी को उठाकर ले गया है। महाराज, मेरी बेटी को ढूंढ लाइए। महाराज, मेरी बेटी को ढूंढ लाइए। राजा ने गंभीरता से कहा, बेटी को ढूंढने के लिए मुझे वन की ओर जाना होगा। रानी, तुम एक काम करो, तुम राजप्रासाद लौट जाओ, मैं बेटी को ढूंढता हूं। अब तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं। रानी ने विरोध करते हुए कहा, नहीं नहीं राजा जी, मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। राजा ने समझाते हुए जवाब दिया, नहीं रानी, वन में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। तुम राजप्रासाद में जाओ और कुछ सैनिकों को मदद के लिए भेज दो। हमें अपनी बेटी को ढूंढना है। रानी राजा की बात मान गई और राजप्रासाद की ओर चल पड़ी। राजा वन में जाकर बेटी को ढूंढते रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। निराश होकर वे वापस लौट आए।
इधर भेड़िया बेटी को लेकर खुश थी। वो खुद से बोली, आज तो मेरे मजे ही मजे हैं। इतना मुलायम मांस खाकर तो मुझे बड़ी अच्छी नींद आएगी, और ऊपर से इतना स्वादिष्ट मांस। वन का राजा बाघ भेड़िया को हंसता देख मन ही मन सोचा, आज तो भेड़िया बड़ा खुश लग रहा है। लगता है आज इसके हाथ कोई बड़ा शिकार लगा है। मुझे इसके पास जाकर देखना चाहिए। बाघ ने देखा और खुद से कहा, अरे ये तो इंसानी बच्चा है, पर इस भेड़िया को इंसानी बच्चा मिल कहां से गया? और ये भेड़िया मुझसे बिना बताए कैसे अकेले अकेले इस बेटी को खा सकता है? बाघ भेड़िया की ओर बढ़ा। जैसे ही बाघ पास आया, भेड़िया कूदकर वहां से भाग गई। बाघ ने पीछा किया। तभी कुछ दूर खड़ी एक हिरन ये सब देख रही थी। हिरन खुद से बोली, मुझे जल्दी से इस बेटी को यहां से दूर लेकर जाना होगा। अगर मैं इस बेटी को जल्दी यहां से लेकर नहीं गई तो वो भेड़िया और बाघ इस प्यारी नन्ही सी बेटी को मारकर खा जाएंगे। हिरन बेटी को उठाकर अपने घर ले गई और खुद से कहा, हे भगवान, ना जाने ये नन्ही बेटी किसकी है। अब मैं इसे इसके माँ बाप के पास कैसे छोड़कर आऊं? अगर समय पर मैं इस बेटी को यहां लेकर नहीं आती तो वे दोनों इसे अपना भोजन बना लेते। अभी अगर मैं बाहर लेकर गई तो वे दोनों भूखे जानवर कहीं इस पर हमला ना कर दें। नहीं नहीं, मैं इस बेटी को बाहर लेकर नहीं जा सकती। जब तक इसके माँ बाप नहीं मिल जाते, मैं इसकी देखभाल करूंगी। मैं ही इसकी देखभाल करूंगी। हिरण अब बेटी को अपनी बेटी की तरह पालने लगी। वो बेटी को घर पर छोड़ती और बाहर वन में चरने जाती। शाम को वापस आकर दूध पिलाती। समय बीतता गया और बेटी बड़ी हो गई। एक दिन हिरण ने बेटी से कहा, बेटी, मैं वन जा रही हूं। तुम्हारे लिए कुछ मीठे मीठे फल भी ले आऊंगी। तुम इस घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। बेटी ने आज्ञाकारी स्वर में जवाब दिया, जी मां, मैं इस घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। आप फिक्र मत करिए, मैं आपका रोज की तरह यहीं पर इस घर में ही इंतजार करूंगी। हिरण घास चरने वन की ओर निकल पड़ी। वो भर पेट घास खाती और रास्ते से मीठे फल तोड़कर ले आती। भेड़िया देखकर खुद से बोली, अरे सारे मजे तो इस हिरण के ही है। रोज हरी हरी घास खाती है और मजे से रहती है। अरे मुसीबत तो हम जैसे जानवरों की है। रोज रोज शिकार करो और ना मिले तो भूखे ही रहो। खैर, चलो, हिरण को तो अपना भोजन मिल गया, मैं भी अपने भोजन की तलाश करता हूं। लेकिन भेड़िया को शक हुआ। वो खुद से बोली, समझ में नहीं आता ये हिरण रोज रोज इतने सारे फल लेकर कहां जाती है। अरे इतने बड़े वन में इस हिरण को घास की तो कोई कमी नहीं। ये जिंदगी भर भी खाएगी तो इस वन की घास कम नहीं होगी। फिर भी इतने सारे फल लेकर कहां जाती है? मुझे पता लगाना पड़ेगा माजरा क्या है। भेड़िया हिरण का पीछा करती उसके घर तक पहुंच गई। वहां बेटी बोली, मां, आप आ गई। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। बड़ी जोरों की भूख लग रही थी मुझे। हिरण ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दे बेटी, आज मैं दूर वन निकल गई थी तेरे लिए और भी मीठे फल लाने। तू एक ही तरह के फल खा खा कर परेशान हो गई होगी ना, इसलिए आज आने में इतनी देरी हो गई। बेटी ने प्यार से जवाब दिया, नहीं मां, आप मेरे लिए इतना करती है, ये कम है क्या? और आप मेरे लिए जो भी लाती है उसमें स्वाद अपने आप ही आ जाता है। मुझे तो आपकी फिक्र होती है। आप मेरे लिए इतनी मेहनत करती है और मैं घर पर ही पड़ी रहती हूं। आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूं मैं। मां, आज से आप घर पर रहना और मैं आपके लिए वन से घास लेकर आऊंगी और मैं अपने लिए मीठे फल भी ले आऊंगी। हिरण ने डरते हुए मना किया, नहीं नहीं बेटी, तू इस घर से बिल्कुल भी बाहर मत जाना। ये वन जंगली जानवरों से भरा पड़ा है। बड़ी मुश्किल से तुझे उस भेड़िया और बाघ से बचाया था मैंने। तू यही घर पर ही सुरक्षित है बेटी, इस घर से बाहर मत जाना। खिड़की से भेड़िया सारी बातें सुन रहा था। वो खुद से बोला, अच्छा तो ये बात है, मतलब ये वही बेटी है जिसे मैं चुरा कर ले आया था। और बाघ दादा को लगा कि मैंने उस बेटी को अकेले ही हजम कर लिया है। अभी जाता हूं बाघ दादा के पास
और उन्हें इस बेटी के बारे में बताता हूं। भेड़िया भागकर बाघ के पास गया और सारी बातें बताई। बाघ ने पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? भेड़िया ने उत्साह से कहा, अरे हाँ हाँ बाघ दादा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। वो वही बेटी है और उस हिरण ने उस बेटी को अपने घर में छुपा कर रखा है। बाघ ने गुस्से में कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें उसके पास चलना चाहिए। मेरे राज्य में रहकर मेरे से ही बगावत कर रही है वो हिरण। आज उन दोनों का काम तमाम कर दूंगा। भेड़िया ने रोका, अरे नहीं नहीं बाघ दादा, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करना एक राजा को शोभा नहीं देता। एक काम करते हैं, वो हिरण रोज घर के दरवाजे पर ताला लगाकर वन घास चरने जाती है। हम उसी समय उस इंसानी बेटी पर हमला करेंगे। दूसरी ओर हिरण ने बेटी से कहा, बेटी, मैं वन जा रही हूं। आज तुम्हारे लिए बहुत सारे मीठे मीठे और स्वादिष्ट फल लेकर आऊंगी। तुम यही रहकर मेरा इंतजार करना। बेटी ने कहा, ठीक है मां, मैं आपका इंतजार करूंगी। हिरण जैसे ही बाहर निकली, बाघ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बाघ ने धमकाते हुए कहा, ये हिरण, तूने क्या सोचा? तू इस वन के राजा से बगावत करेगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। सालों तक तूने उस बेटी को हमसे छुपा कर रखा। अब मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना उस बेटी को। अब तो हम दोनों भर पेट भोजन करेंगे। क्यों? सही कहा ना भेड़िया? भेड़िया ने सहमति में कहा, बिल्कुल सही कहा आपने महाराज। बाघ हिरण पर हमला करने ही वाला था कि तभी एक व्याधि शिकारी उन्हें सामने से आता दिखा। भेड़िया ने डरकर कहा, अरे भेड़िया, वो देखो एक व्याधि हमारी तरफ बढ़ा आ रहा है। अगर हम जल्दी यहां से नहीं भागे तो वो हमारा शिकार कर लेगा। चलो भागो यहां से। बाघ ने कहा, इस हिरण को तो मैं बाद में देखूंगा। और दोनों भाग गए। हिरण ने व्याधि से कृतज्ञता से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से मेरी जान बच गई, वरना वो बाघ और भेड़िया तो आज मुझे खा ही जाते, और ना जाने फिर मेरी बेटी का क्या होता। उसका तो मेरे अलावा इस दुनिया में कोई है भी या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता। व्याधि ने पूछा, अरे तुम ऐसी बातें कर रही हो हिरण? भला तुम्हारी बेटी के लिए किसी का होना क्यों जरूरी होगा? तुम खुद ही तो काफी हो उसके लिए। हिरण ने स्पष्ट करते हुए कहा, नहीं नहीं, दरअसल मेरे साथ एक इंसानी बेटी भी रहती है, मैं उसी की बात कर रही हूं। व्याधि ने हैरानी से कहा, इंसानी बेटी? हिरण ने व्याधि को सारी बातें बताईं। व्याधि ने सुझाव दिया, क्या एक काम करो, तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो, उस बेटी को देखना चाहता हूं। हिरण व्याधि को साथ ले गई। वहां बेटी ने व्याधि से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मेरी मां की जान बचाई। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। व्याधि ने कहा, अरे कोई बात नहीं बेटी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है हिरण, तुमने इस बेटी को इतने सालों तक पालकर इतना बड़ा किया। तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। चलो अब मैं चलता हूं। व्याधि चला गया। बेटी ने हिरण से कहा, मां, अब बहुत हुआ। मैंने कितनी बार आपसे बोला, अब मैं छोटी नहीं हूं, मैं बड़ी हो चुकी हूं। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूं। आप मुझे कब तक बाहर जाने नहीं देंगी? कभी ना कभी तो मैं भी बाहर निकलूंगी। हिरण ने चिंता से कहा, बेटी, मैं तुझे कैसे समझाऊं? वे जानवर जो तुझे मारने आए थे, वो अभी भी तेरा इंतजार कर रहे हैं। एक काम करते हैं, इस वन से हम कहीं दूर चले जाते हैं, फिर वे जानवर मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। बेटी ने सहमति दी। दोनों मां बेटी रात के अंधेरे में वन से निकलकर एक नगर की ओर आ गई, जहां उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहना शुरू किया। सुबह हुई। बेटी ने हिरण से कहा, मां, अब तुम यही आराम करो, अब से मैं तुम्हारे लिए हरी हरी घास लाऊंगी। हिरण ने चिंता से कहा, पर बेटी, ये जगह तुम्हारे लिए अनजान है, यहां तुम अभी किसी को नहीं जानती। बेटी ने आश्वासन दिया, पर मां, यहां सारे मेरी ही तरह इंसान रहते हैं, अब हमें उन जंगली जानवरों से कोई खतरा नहीं है, आप फिक्र मत करिए।
बेटी चारा लाने बाहर निकली। वो खुद से बोली, यहां तो मुझे दूर दूर तक कोई हरी घास नहीं मिल रही है, क्या करूं? मां ने तो हमेशा हरी हरी और ताजी घास ही खाई है। मां मेरे लिए हमेशा ताजे ताजे फल लाया करती थी, तो क्या मैं अब उन्हें ये सूखी घास खिलाऊं? नहीं नहीं, मैं वन ही चली जाती हूं, वहीं से मां के लिए हरी हरी घास ले आऊंगी। बेटी वन की ओर चली, तभी उसे एक घायल पक्षी मिली जो दर्द से कराह रही थी। बेटी ने पूछा, अरे पक्षी, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। पक्षी ने मदद मांगते हुए कहा, हां बहन, मेरी मदद कर दो। बेटी ने कहा, पर मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? पक्षी ने निर्देश दिया, इसी रास्ते पर तुम सीधी चलते जाओ। वहां एक बहुत बड़ा सरोवर है। उस सरोवर के किनारे एक पेड़ पर जड़ी बूटी लगी हुई है। तुम उस जड़ी बूटी को लाकर मुझे दे दो, उसी के लेप से ठीक हो जाऊंगी। बेटी ने कहा, ठीक है पक्षी रानी, तुम यही इंतजार करना, मैं अभी वो जड़ी बूटी लेकर आती हूं। बेटी सरोवर गई, जड़ी बूटी लाई और लगाई। पक्षी ठीक हो गई। पक्षी ने धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन, अगर तुम मेरी मदद ना करती तो मैं ठीक नहीं हो पाती। वैसे तुम कौन हो बहन? क्या नाम है तुम्हारा? और तुम यहां कैसे? बेटी ने बताया, मैं यही पास के नगर में रहती हूं, यहां इस वन में हरी घास लेने आई थी। पर पक्षी रानी, मेरा कोई नाम तो है नहीं। पक्षी ने कहा, क्या तुम्हारा कोई नाम नहीं है? चलो मैं तुम्हारा नाम रखती हूं, आज से तुम्हारा नाम देवी है। देवी ने खुशी से कहा, वाह, ये तो वाकई बहुत प्यारा नाम है। शुक्रिया पक्षी रानी, अब मैं चलती हूं, वरना अंधेरा हो जाएगा। देवी हरी घास तोड़कर घर चली गई। दूसरे दिन नगर में राजा का छोटा भाई अपने 2 सैनिकों के साथ आया और नगरवासियों से कर वसूलने लगा। तभी उसकी नजर देवी पर पड़ी। उसने सैनिकों से पूछा, ये लड़की कौन है? इसे तो यहां पहले कभी नहीं देखा। सैनिकों ने कहा, महाराज, ये लड़की अभी कुछ दिनों पहले यहां रहने आई है। राजा का भाई ने देवी से कहा, तो इसे इस नगर के नियम के बारे में बता दो। यहां सारे लोग मुझे कर देते हैं, तुम्हें भी देना होगा। देवी ने असहाय होकर कहा, परंतु महाराज, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा का भाई ने पूछा, क्या तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है? तुम मुझे कर देने से मना कर रही हो। नगरवासी ने बीच में कहा, महाराज, ये अब इस नगर में नई नई आई है, इसे अभी कुछ नहीं पता, आप फिक्र ना करें, हम इसे सब कुछ समझा देंगे। राजा का भाई ने कहा, ठीक है, मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा, तब तक इस लड़की को तुम लोग अच्छे से समझा देना, मुझे इससे भी कर चाहिए। और चला गया। उधर राजप्रासाद में राजा और रानी बागान में बैठे थे। तभी एक सुंदर सुग्गा उड़कर पेड़ पर बैठ गया। रानी ने कहा, वाह, कितना सुंदर सुग्गा है, ऐसा सुग्गा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। राजा ने सैनिकों से कहा, सैनिकों, इस सुग्गे को पकड़ो। एक सैनिक ने कहा, महाराज, मैं तो इस सुग्गे को नहीं पकड़ सकता, पर हमारे राज्य में एक व्याधि है जो इस सुग्गे को पकड़ सकता है। राजा ने आदेश दिया, तुरंत व्याधि को बुलाया जाए। इधर राजा का भाई नगर में वापस आया। उसने देवी से कहा, मैंने तुमसे पिछले हफ्ते कर के लिए कहा था, तुमने मुझे अभी तक कोई कर नहीं दिया है, चलो मुझे कर ला कर दो। देवी ने कहा, महाराज, मैं आपको क्या दूं? मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा का भाई ने आदेश दिया, सैनिकों, इसके घर की तलाशी लो और जो भी मिले उसे ले आओ। सैनिक ने कहा, महाराज, ये सोने की चैन मिली है। राजा का भाई मन ही मन सोचा, अरे ये चैन तो हमारी खानदानी चैन है, कहीं ये देवी वही तो नहीं जिसे भेड़िया उठाकर ले गया था। मुझे इसे दुनिया की नजरों से छुपाना होगा। उसने देवी से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें कर नहीं देना तो तुम्हें मेरे साथ राजप्रासाद चलना होगा, वहां तुम काम करना, और हां, इस चैन के बारे में तुम किसी से भी कुछ नहीं कहोगी। देवी राजप्रासाद गई और रानी के कक्ष में काम करने लगी।
एक दिन राजा की नजर उस पर पड़ी। राजा ने पूछा, कौन हो तुम? यहां तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। देवी ने सारी बात राजा को बताई। एक दिन रानी का हार चोरी हो गया। सैनिक राजा से आकर बोला, महाराज, मैंने देवी नाम की लड़की को रानी के कक्ष से कुछ ले जाते हुए देखा था। राजा गुस्से में देवी को बुलवाकर बोला, हे लड़की, तुझे मैंने यहां काम करने के लिए रखा है या चोरी करने? तूने रानी का हार चुराकर अच्छा नहीं किया। देवी ने सफाई दी, महाराज, मैंने रानी का हार नहीं चुराया। राजा का भाई सैनिकों को देवी के घर की तलाशी लेने भेजा। वहां संदूक में वही हार मिला। राजा का भाई ने राजा से कहा, महाराज, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब अगर इस लड़की को सजा नहीं दी तो राज्य के और लोगों की भी हिम्मत बढ़ जाएगी। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। देवी ने कहा, महाराज, मैं मरने से पहले एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम करना चाहती हूं। मैं हमेशा उस पेड़ की छाव में बैठती थी। राजा ने कहा, ठीक है। देवी सैनिकों की निगरानी में उस पेड़ की छाव में बैठी। फिर उसे फांसी दे दी गई और झरने में बहा दिया गया। हिरण खुद से बोली, आज तो बहुत देर हो गई, मेरी बेटी अभी तक घर नहीं आई। राजप्रासाद में व्याधि आया। तभी राजा का भाई एक सैनिक से कह रहा था, सैनिकों, ये लो तुम्हारा इनाम। तुमने बहुत अच्छा काम किया। वो हार उस लड़की के घर में रखकर। मैं यही चाहता था कि कैसे इसे अपने रास्ते से हटाऊं, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि राजा जी की ही बेटी है, जिसे कुछ समय पहले एक भेड़िया उठाकर ले गया था। अगर मैं इसे अपने रास्ते से नहीं हटाता तो भैया ये सारा राजपाट उस लड़की के नाम कर देते। इसलिए मैंने उसे फांसी की सजा दिलवाई। व्याधि ने मन ही मन कहा, हे भगवान, उस मासूम बेचारी को इन लोगों ने फांसी दे दी। व्याधि ने सुग्गा पकड़कर राजा को दिया। राजा ने कहा, व्याधि, तुमने इस सुग्गे को पकड़कर हमें खुश कर दिया। कहो, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? व्याधि ने कहा, महाराज, अगर आपको मुझे कुछ देना ही है तो आप मुझे इंसाफ दे दो। राजा ने पूछा, कैसा इंसाफ? व्याधि ने कहा, महाराज, आपने जिस लड़की को आज फांसी दी, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? वो कौन थी? कहां से आई थी? राजा ने कहा, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो व्याधि? मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, पर हां, इतना जानता हूं कि उस लड़की ने रानी का हार चुराया था, जिसके बाद मेरे छोटे भाई ने उसे फांसी की सजा दिलवा दी ताकि कोई दोबारा ऐसा ना कर सके। व्याधि ने खुलासा किया, क्योंकि महाराज, वो और कोई नहीं आपकी बेटी थी जिसे वन में भेड़िया चुरा कर ले गया था। उसे एक हिरण ने पाला और अभी कुछ समय पहले ही वे लोग वन से नगर में रहने आए थे, जिसके बाद आपके छोटे भाई को उसकी सच्चाई पता चल गई। आप उस लड़की को ये सारा राजपाट ना दे दें, इसलिए एक षड्यंत्र रचकर आपके छोटे भाई ने उसे रास्ते से हटा दिया। राजा को दुख हुआ। वे हिरण से मिलने गए। हिरण ने सारी बातें बताई। राजा खुद से बोला, हे भगवान, ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। मेरे ही राज्य में मेरे ही हाथों मेरी बेटी की हत्या हो गई। राजा रोते रोते बेटी को याद कर रहा था कि तभी देवी उसके सामने आ गई। राजा ने हैरानी से पूछा, ये क्या? तुम्हें तो फांसी दे दी गई थी, फिर तुम जिंदा कैसे हो? देवी ने बताया, महाराज, आपको याद है आपने मुझे आखिरी इच्छा पूरी करने को कहा था। मैं जिस पेड़ के नीचे बैठी थी, मैंने उसकी जड़ी बूटी खा ली थी। वो पेड़ बहुत ही चमत्कारी है। अगर मैंने चोरी की होती तो आज मैं जिंदा नहीं बचती, पर मैंने चोरी नहीं की थी तो आज मैं आपके सामने जिंदा हूं। राजा ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। राजा राजप्रासाद गया और अपने भाई व सैनिक को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। फिर खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगा और हिरण को भी राजप्रासाद में रख लिया। प्यारे दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइए आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आता हूं।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। और हाँ, नई कहानियों की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं।